आज की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सीरू और फ्रैंक को देख पा रहे थे। ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे। यहाँ पर सीरू एक हॉस्पिटल के पास ही एक बहुत ही शानदार सा अपार्टमेंट खरीद रही होती है, जहाँ पर जो अपार्टमेंट उन्हें मैनेजर दिखा रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ये बड़ा सेल उन्होंने आज तक नहीं किया था। यहाँ पर सीरू भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उन्हें वो अपार्टमेंट सही में बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर फ्रैंक अपनी वाइफ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कि उनकी वाइफ फाइनली इतने टाइम बाद उन्हें कंपनी का भार देने वाली थी। यहाँ पर ये भी चीज़ हम लोग जान पाते हैं कि सीरू एक आम लड़की नहीं होती है। वो यहाँ पर बहुत ही बड़े कंपनी की मालिक होती है और उसी कंपनी में उसका हस्बैंड उसका एक साथी होता है, यानी काम करने वाले। पर वहाँ पर अपने हस्बैंड के एक सच के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। जब सीरू अपार्टमेंट देख रही होती है और सारा पेमेंट फ्रैंक कर रहे होते हैं सीरू के ब्लैक कार्ड से, तब वहाँ पर वो उसी लड़की को कहते हैं कि इसके अलावा 2 और अपार्टमेंट खरीदना चाहता हूँ, पर ये बात सीरू को पता नहीं लगने चाहिए। ये मेरे अंडर सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और क्योंकि उसका सेल तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। पर वहीं पर उसे उस लड़की को ये चीज़ ज़रूर पता थी कि फ्रैंक क्या कर रहे हैं। फ्रैंक अपनी वाइफ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, वो बस उसका यूज़ कर रहे थे क्योंकि 5 साल पहले जब उन्होंने सीरू को देखा था और उनकी कंपनी में ज्वाइन किया था, तब से उनका एक ही मकसद था कि वो इस कंपनी के रियल ओनर बन जाए और वहाँ पर अपनी खुद की वाइफ को उस कंपनी से धक्के मार कर निकाल सके। और वहीं अब देखते हैं जहाँ पर फ्रैंक अपनी मिस्ट्रेस री को कॉल करते हैं और री को कॉल करते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर री भी उनसे बात कर कर खुश थी और जब वो उनसे मिलने के लिए आती है तब वहाँ पर उनके साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड जियू भी आई हुई थी। यहाँ पर री को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलता है कि जो उन्होंने एक और अपार्टमेंट ख़रीदा था वो अपार्टमेंट री के लिए था और ये चीज़ देखकर वहाँ पर री बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ सिर्फ री फ्रैंक की मिस्ट्रेस नहीं होती है बल्कि वो उसकी दूसरी वाइफ होती है और इनका शादी 3 साल पहले ही हो चुका था, जबकि फ्रैंक का शादी 5 साल पहले ही हो चुका था। और आज के टाइम में सीरू उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, पर फिर भी यहाँ पर फ्रैंक को इस सब चीज़ से कोई भी शेम फील भी नहीं होता था और ना ही अपनी खुद की वाइफ के लिए उन्हें बुरा भी लगता था। यहाँ पर तो री को भी फ्रैंक के पहले शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो लगता था कि वो शैन कंपनी के एक लौते वारिस हैं और उनके मालिक हैं, बल्कि उनकी रियल ऑनर तो सीरू ही थी उस कंपनी की। पर वहाँ पर जब जियू से वो पहली बार मिलते हैं तब उन्हें देखते ही वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है और जियू भी उन्हें पसंद करने लगती है क्योंकि वो अपने अमीर आदमी को अपने हाथ से कैसे निकलने दे सकती थी जब उसके हाथ में खुद से ही वो मौका मिला था उसे तो। और उसी दिन से वहाँ पर जियू भी बस एक ही सवाल था कि आखिर फ्रैंक उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसकी मिस्ट्रेस बनते ही वहाँ पर फ्रैंक का दूसरा जो अपार्टमेंट वो खुद से लिया था वो भी जियू को दे देता है। और ये देखकर यहाँ पर जियू के मन में और लालच उभरने लगता है कि उसने सही फैसला लिया है इस आदमी को अपने जाल में फंसाकर। और उसे भी ज़रा से भी मतलब नहीं थे कि वो अपने खुद की बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को अपने बाहों में ली हुई थी। फिर वहीं कुछ दिनों के बाद यहाँ पर फ्रैंक को सीरू एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी देती है। यहाँ पर उसे की ऑनर बना देती है कुछ समय के लिए, क्योंकि जब तक सीरू घर पर थी इसलिए उसे आराम भी करना था अपने बच्चे के आने की वजह से। और यहाँ पर फ्रैंक भी इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी के लिए तो वो बिज़नेस ट्रिप के लिए वहाँ से जा रहा होता है और उसकी लाइफ भी बड़ी मस्ती थी। 2 मिस्ट्रेस उसके अगल बगल थी और जो इस कंपनी की ओनर थी वो उसकी खुद की ही वाइफ थी। यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, पर शायद ये खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिन बाद ही यहाँ पर मिलता है कि यहाँ सीरू के अपार्टमेंट के अगल बगल जो जियू और री का अपार्टमेंट था, खासकर री का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी और इसी वजह से सीरू वहाँ सो नहीं पाती है। कुछ समय के लिए तो वो बहुत ट्राई करती है पर ज़्यादा समय तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपनी प्रेगनेंसी की वजह से आराम की सख्त ज़रूरत होती है। इसीलिए वो वहाँ पर री के अपार्टमेंट
अपार्टमेंट में जाती है और उन लोगों से कहती है कि प्लीज़ आप लोग शोर करना बंद कीजिए, मुझे सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर वहाँ पर री को इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो वहाँ बस बदतमीज़ी करने लगती है सीयू से और कहती है कि मेरी क्या गलती है, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे तो आराम अभी नहीं करना है और मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करूँ तुम्हारी वजह से, और मुझे तुम जैसी लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे कहने पर कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और जब उन दोनों में ज़्यादा ही बहस होने लगता है तब जियो बीच में आती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड री को समझाने लगती है कि अभी के लिए तुम हाँ हाँ कर दो, मैं इसके बाद तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। और वहाँ पर सीरू को वो शांत करवा कर भेज देती है। सीरू को लगता है कि जियो बहुत ज़्यादा समझदार है, इसलिए वो उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर जैसे ही फिर से सीरू सोने की कोशिश करती है, वहाँ पर वे री और जियो एक प्लान बनाती है और अब तो और ज़्यादा ही वो वहाँ पर शोर मचा रहे थे ताकि सीरू सो ना पाए और उसे बार बार प्रॉब्लम हो। जब फिर से ये सब हरकत दोबारा होता है तब सीरू को लगता है कि उसके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था और उन्हें ठीक से लगता है समझ में नहीं आई ये बात, तो वो फिर से वहाँ पर जाती हैं और इस बार फिर से उनसे कहती है और रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ आप लोग शोर मत कीजिए, मेरे लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं सो नहीं पा रही हूँ आपके शोर की वजह से। अगर आप लोग इसी तरह से शोर मचाते रहेंगे तब मुझे मजबूरन यहाँ पर मेंटेनेंस को आपके बारे में बताना पड़ेगा और कंप्लेन करना होगा। पर री इस बात से और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये इस जैसी लड़की मेरे बारे में कंप्लेन करना चाहती है, अब मैं दिखाती हूँ कि मैं हूँ कौन। और जब सीरू वहाँ से ये सब वार्निंग देकर फिर से चली जाती है तब अब री और जियो के मन में और ही ज़्यादा बुरा प्लान आता है ताकि वो सीरू को और ज़्यादा परेशान कर सके। तो वहाँ पर उस प्लान की मालकिन तो जियो ही थी, बस वो अपना प्लान एक्सिक्यूट री से करवाती थी ताकि उसका हाथ गंदा ना हो। और जब मेंटेनेंस कंपनी की तरफ से वो री के पास कॉल आता है तब वो सीधा जियो को कॉल थमा देती है और कहती है कि देखिए यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, आप लोग सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं, वहाँ पर सीरू ही थी जो उनके गेट पर आती थी और उन्हें परेशान कर रही है। और फिर उसके बाद फिर से उन लोग वहाँ पर शोर मचाने लगते हैं ताकि सीरू अब बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो जाए। और फिर उसके बाद जब सीरू अपनी नींद को पूरी नहीं कर पाती है तब वो खुद मेंटेनेंस कंपनी को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठा रहे थे। यहाँ पर जब एक आदमी कॉल भी उठाता है तब वो उन्हें ही कह रहा था कि आप उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और ये सब सुनकर वहाँ पर सीरू को वो बात नहीं समझ में आती है। तभी वो जिस लड़की से वो अपार्टमेंट खरीदी थी वहाँ पर वो उसे मैसेज कर देती है और जैसे ही वो लड़की ये मैसेज देखती है तब वो थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वो इसमें फ्रैंक की तो मदद कर ही रही थी कि उनकी दोनों मिस्ट्रेस के लिए वो अपार्टमेंट खरीदने में, पर जब उसके इस सच के बारे में वहाँ पर सीरू को पता चलेगा तब उसके लिए भी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए वो सीरू के हस्बैंड को कॉल करती है। यहाँ पर जब उसके हस्बैंड को इस चीज़ के बारे में पता चलता है तब वो अपने बिजनेस ट्रिप से और जल्दी आने के लिए वहाँ से निकल जाता है और उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं सबको सच ना पता चल जाए। और यहाँ पर जब वो दोनों थक जाते हैं तब बाहर जाकर उसके गेट के बाहर भी ये गंदगी फैलाने लगते हैं और उसके गेट को नॉक करते हैं ताकि सीरू उठकर वहाँ पर गेट के पास आए, पर वहाँ पर जब भी वो देखती थी तब कुछ नहीं रहता था। पर वहीं केले के छिलके पर पैर उसका पड़ जाता है जो री ने गिराया होता है और उसकी वजह से उसके पेट पे हल्का सा चोट लग जाता है जिसकी वजह से उसे दर्द उठने लगता है। पर इस सब चीज़ को भी देखकर यहाँ पर री और जियो को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और उन लोग अपना बदमाशी जारी रखे हुए होते हैं। पर अब सीरू उनके सामने आकर उनकी गलती गिनाने लगती है और कहती है कि तुम लोगों को ज़रा सा भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है ना, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हारी हरकतें बच्चों जैसी हैं। यहाँ पर तुम लोग साफ देख पा रही हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर तुम्हें ज़रा सा भी दया नहीं है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर अब री को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम जैसी लड़की जो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और मुझे ही परेशान कर रही हो और मुझे ही बदमाश कह रही हो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो दोनों उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और उसे धमकी देने लगते हैं। पर वहीं जब उन दोनों में बहस हो ही रहा होता है री और सीरू में, तब जियो एक बात उस घर को देखकर समझ गई थी कि
कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि फ्रैंक जो इंसान है उसका यहाँ पर कोई चीज़ मैच भी कर रहा है। और आखिर ये घर और ये अपार्टमेंट आखिर उन दोनों के अपार्टमेंट जैसा क्यों मैच कर रहा है, ये चीज़ उसके मन में कन्फ्यूज़न था। पर वहीं पर जब री को उसके हस्बैंड के शूज़ दिखते हैं तो वो हैरान हो जाती है कि उसके हस्बैंड का शूज़ यहाँ पर इस घर में क्या कर रहा है। और तभी उसे शक होने लगता है कि कहीं सीरू उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस तो नहीं है। यहाँ पर जब जियो को थोड़ा गड़बड़ लगता है तब वो री को वहाँ से चलने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि अब जियो को थोड़ा शक हो गया था कि कहीं सही में सीरू उस कंपनी की मालकिन तो नहीं है ना, इस कंपनी में उसका हस्बैंड काम करता है। पर यहाँ पर री को बस यही चीज़ पता था कि री का जो हस्बैंड है वो उस कंपनी का मालिक है, बल्कि वहाँ काम करने वाला आदमी नहीं बल्कि उस कंपनी का मालिक है। और ये चीज़ जियो को अच्छे से पता थी कि वहाँ पर फ्रैंक काम करता है, और उसे अब शक हो गया था कि सीरू ही उसकी रियल वाइफ है और यहाँ पर री उसकी मिस्ट्रेस है, जो चीज़ उसे पहले नहीं पता थी। और री तो बहुत गुस्से में थी ही और उसे शक भी हो रहा था, इसलिए वो अपना और फ्रैंक का तस्वीर सीरू को दिखा देती है, जिसकी वजह से वो देखते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। और उसे अब बिलीव हो गया था कि यहाँ पर उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। और वहाँ पर उस री को वो समझाने लगती है कि वो सैमसंग कंपनी के मालकिन है, बल्कि उस फ्रैंक नहीं। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर उसे हंसी आ रही होती है। और जब री का इतने से मन नहीं भरता है तब वो अपने भाई को बुला लेती है जो उसी कंपनी में काम करता था, और उसे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कंपनी की मालकिन है, जिसको देखकर वहाँ पर चैन कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने तो आज तक अपनी कंपनी की कोई चेयर वुमेन को नहीं देखा है, बल्कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वही उस कंपनी के चेयरमैन है। ये चीज़ सुनकर यहाँ पर सीरू को हंसी आ रही होती है कि वो उस कंपनी की मालकिन होकर आज उसे ही प्रूफ करना पड़ रहा था कि वो उस कंपनी की रियल ओनर है। और वहाँ पर जो आईडी था जिससे वो प्रूफ होता कि सीरू ही मालकिन है, वो आईडी में भी सीरू को एज अ एम्प्लॉय दिखाया गया है, जो कि फ्रैंक का ही कोई प्लान था। और वहाँ पर चैन को ये बात अब तो और बिलीव नहीं हो रही होती है, क्योंकि आज तक तो उसने कभी देखा ही नहीं था। यहाँ पर री अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, और वो जब सीरू को प्रेग्नेंट देखती है तब उसे लगता है कि फ्रैंक का ही ये बच्चा है, और वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। वो सीरू और उसके बच्चे को दोनों को एक साथ ख़त्म करना चाहती थी, पर उससे पहले ही उस घर में तमाशा अपने भाई से क्रिएट करवाती है, और उस घर का जितना भी महंगा महंगा सामान था उस सब को वो तोड़वाने की कोशिश कर रही होती है। जबकि सीरू ये सब चीज़ करने से मना करती है, पर उसका भाई उसे ही धक्का दे देता है, जिसकी वजह से सीरू को और चोट लग जाती है वहाँ पर अब तक के लिए जियो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, पर वहाँ पर उसे थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं सही में फ्रैंक इस कंपनी का ओनर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर वो सफल भी हो गया तो अगर ये सीरू और उसका बच्चा और ये री रास्ते से हट गए तब तो फ्रैंक की वाइफ का पोजीशन मेरा हो जाएगा और उस कंपनी की लेडी होने का भी पोजीशन मेरा ही हो जाएगा। उसे लग रहा था कि ये इन दोनों के लड़ाई के बीच में उसका ही फ़ायदा होने वाला है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं करती है सिवाय बस री को भड़काने के अलावा। समय सब कुछ बदल जाता है और री सोचती है कि क्यों ना मैं ये काम जियो से करवाऊँ और उस लड़की को और उसके बच्चे को दोनों को जियो के हाथ से ही ख़त्म करवाऊँ, क्योंकि अभी तक जितना भी प्लान जो भी उसने किया वो सब कुछ तो जियो के कहने पर ही किए, इसलिए जियो को कहती है कि अब तुम मेरे कहने पर करो। पर अब जियो को डर लग रहा था क्योंकि ये सब काम उसे बिल्कुल भी नहीं करना था। और उसी समय वहाँ पर फ्रैंक का कॉल आ जाता है री के पास, क्योंकि जब सीरू कॉल कर रही होती है तब वहाँ पर वो उसका फ़ोन लेकर फोड़ देती है और जिसकी वजह से सीरू कॉल नहीं कर पाती है। पर यहीं पर फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम हो कहाँ पर आखिर, जिस पर री कहती है कि तुम जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। पर वहाँ पर ज़्यादा कुछ वो लड़की उसे नहीं बताती है, इसलिए और फ्रैंक टेंशन में आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो जियो को कॉल करते हैं, जबकि जियो उस कॉल को देखते ही कट कर देती है क्योंकि उसके बगल में ही री खड़ी थी। पर वो ये चीज़ देख लेती है और उसके मन में थोड़ा शक पैदा होने लगता है। फिर उसके बाद वो खुद ही फिर से फ्रैंक को कॉल करती है और पूछती है कि तुम आखिर जियो को क्यों कॉल कर रहे हो, जिस पर फ्रैंक कोई बहाना कर देते हैं और री उनके बातों में भी आ जाती है। और कॉल कट होने के बाद फिर से उन लोगों का तमाशा चालू हो जाता है
इस बार तो लग रहा था सीरू को कि वो सही में अब खतरों से बच नहीं सकती है और यहाँ पर उसके बच्चे को ये दोनों मिलकर नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो उनसे भीख मांगने लगती है कि कम से कम उसके बच्चे को जाने दें और उसके बच्चे को कुछ ना करे। पर यहाँ पर री को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि ये किसी और लड़की से फ्रैंक का है। पर जियू यहाँ पर बहुत ज़्यादा चालाक इंसान थी। उसे समझ में आ गया था कि गेम किसके साइड जल्द से जल्द पलटने वाला है, इसलिए वो चाकू जो उसके हाथ में था, जिसके इशारों पर सीरू और उसका बच्चा था, वही अब निशाना कोई और बन जाता है। यानी वो जियू उस पर एक फ़ैसला लेती है और वो चाकू वो री के सामने कर देती है और वहाँ पर सीरू के सामने अच्छे बनने का एक्टिंग कर रही होती है कि वो उसकी मदद कर रही है अपनी जान खतरे में डालकर। ये चीज़ देखकर वहाँ पर सीरू को भी समझ में आ रहा था, पर वहाँ पर जल्द ही जो री का भाई था वो जियू को थोड़ा घायल कर देता है और री अब गुस्से में आ गई थी कि मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड मुझे ही धोखा दे रही है, वो भी इस जैसी मिस्ट्रेस के लिए। पर यहाँ पर अब सीरू को उसके लिए चिंता हो रही थी। उसे तो अभी जियू का भी सच नहीं पता था, पर फिर भी जो भी वो कुछ देख पा रही थी उसके लिए यही समझ में आ रहा था कि वो लड़की उसकी मदद कर रही है। पर अब जियू को थोड़ा घायल कर कर री सीरू के तरफ बढ़ती है और उस पर वार करने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाते हैं और ये सब तमाशा देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो सबसे पहले तो सीरू को उठाते हैं और फिर उसके बाद वो री को एक ज़ोरदार थप्पड़ खींच कर लगाते हैं। यहाँ पर अब री के सामने सारा सच सामने आ गया था कि वो रियल में उसकी मिस्ट्रेस थी, ना कि सीरू, और वही उसकी कंपनी की रियल ओनर भी थी। यहाँ पर री को इतना बड़ा धोखा मिला था, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। जिस पर वो इतना भरोसा करती थी वही इंसान उसे इतने टाइम से धोखा दे रहा था। पर अब उसके बाद फ्रैंक भी सीरू से माफ़ी मांगता है और कहता है कि इस री ने मुझे फंसाया है अपने जालों में। पर वहाँ पर सीरू उसके बातों पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं करती है। यहाँ पर कुछ ही देर में सीरू के वकील भी आ जाते हैं जो उनके सेक्रेटरी भी होते हैं। यहाँ पर जियू तो वहाँ सीरू के सामने अच्छा बनने का एक्टिंग करती है और सीरू भी उसे ये बिलीव दिलाती है कि वो उसके बातों पर भरोसा कर रही है। यहाँ पर अब जब सेक्रेटरी बताते हैं कि आपके साथ इतने सालों में क्या हो रहा था और मिस्टर फ्रैंक क्या क्या कर रहे थे, तब सीरू को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो तो उस इंसान पर भरोसा की थी जिसके साथ उसे अपनी पूरी लाइफ बितानी थी, पर वो इंसान भी उसके भरोसे के लायक नहीं था कभी। उसे जब पता चला था कि उसने 2 अपार्टमेंट लिए हैं वहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस री के लिए, और जब जियू अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही थी तब उसका अच्छाई भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि सीरू को उसके अच्छाई के पीछे असली मोटिव क्या है वो भी समझ में आ गया था। क्योंकि फ्रैंक ने दूसरा अपार्टमेंट जो लिया था वो भी जियू को ही दिया था, और ये चीज़ तो री के लिए भी नई थी क्योंकि उसके पीठ पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके हस्बैंड को डेट कर रही थी। उसके पीठ पीछे उसे भी अपनी बेस्ट फ्रेंड पर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि वहाँ पर जियू सभी को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि फ्रैंक खुद ही कह देते हैं कि जियू ही उसकी दूसरी मिस्ट्रेस थी री के अलावा। और ये सुनकर री को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इतना कि वो जियू पर खुद ही उस चाकू से हमला कर देती है और पागलों की तरह उस समय बिहेव करने लगती है। और उसी समय ये सब कुछ तमाशा देखते ही सीरू को वहाँ पर थोड़ा ट्रॉमा फील होने लगता है और उसी समय उसका वाटर ब्रेक हो जाता है और तुरंत सेक्रेटरी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में फ्रैंक फिर से कोई गंदा प्लान अपने मन में ले आता है और वो सोचता है कि अगर सीरू चाइल्ड बर्थ के समय ही इस दुनिया से और उसका बच्चा इस दुनिया से निकल गया तो उसके कंपनी का जितना भी नाम पेपर और सब कुछ है वो सब कुछ उसका हो जाएगा। पर सेक्रेटरी को ये चीज़ समझ में आ गई थी और वो तुरंत उसे अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं। फिर उसके बाद अब तो फ्रैंक व्हील चेयर पर आ गए थे और सीरू उसके सामने आकर कहती है, क्या लगा तुम्हें कि तुम फिर से मुझे धोखा दोगे और मैं तुम्हारे धोखे में आ जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, अब तो तुम देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। और कुछ ही महीनों के बाद अब सभी को हम कोर्ट में देख पा रहे थे, जहाँ पर फ्रैंक री और जियू तीनों को देख पा रहे थे और उसके साथ साथ वहाँ पर सीरू भी थी। इन तीनों को ही जेल हो जाती है, री को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और जियू को भी जेल हो गई थी कुछ सालों के लिए। और यहाँ पर
फ्रैंक को तो बहुत सालों के लिए होती है, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि फ्रैंक आखिरी दम तक सीरू से माफ़ी मांगता है, पर अब इसका कोई भी नतीजा नहीं मिलता है क्योंकि सीरू उसका रिंग उसके मुंह पर फेंक कर चली जाती है। और कुछ सालों के बाद ही हम लोग देख पाते हैं जहाँ पर सीरू अपने कंपनी को और ऊंचाई पर पहुँचा रही थी और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अब सक्सेसफुल भी थी। वहीं पर फ्रैंक पागलों की तरह सब जगह से कूड़े कचरे में से खाना ढूंढकर खाता था और लोग उसके पीठ पीछे बुराई भी करते थे क्योंकि वो फेमस भी हो गया था, क्योंकि इतने बड़े कंपनी की ओनर का हस्बैंड था वो। आखिरकार जो काम उसने किया था उसके बाद तो फेमस होना ज़रूरी ही था, और जो अभी हालत था उसकी वजह से लोग उसका मजाक भी बनाते थे, पर अब वो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।